जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम नासिरुद्दीन शाह के बारे में, जो कि इल्तुतमिश के पोते थे यानी कि ग्रैंड सन थे और जिनका शासनकाल 1240 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी के बीच का रहा। इस वीडियो में इससे पहले शुरू करें, हम सबसे पहले बैकग्राउंड की तरफ देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से गद्दी पर बैठा। तो बैकग्राउंड के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नासिरुद्दीन शाह के बारे में, कि बाकी सभी जितने भी राजा थे वो इतने कम टाइम तक क्यों चले और ये इतने टाइम तक क्यों टिका रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का ग्रैंडसन था। इसने जो भी चीज़ें अभी घटनाएं घटी थी, अभी हाल ही में 4-5 राजाओं को जिस तरह से बलि का बकरा बना करके मार दिया गया था, उसने ये सारी चीज़ें एनालिसिस की और उसके बाद उसने ये रियलाइज़ या फिर अपना ये कंक्लूज़न निकाला कि जितने भी राजा मरे हैं उन सभी ने या तो तुर्क अमीरों का विरोध किया है या फिर उन्होंने तुर्क अमीरों का दिल दुखाया है। इस चीज़ को उसने गांठ बांध ली कि वो तुर्क अमीरों के साथ झगड़ा नहीं मोल लेगा। उसके लिए उसने क्या किया कि बलबन को अपना पूरा का पूरा शक्ति नियंत्रण बलबन को सौंप दिया और उसके बाद फिर वो अपना लग्जूरियस लाइफ जीने लग गया। मतलब इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि वो अब बिल्कुल इस तरह से हो चुका था कि वो सुल्तान ना रहकर कठपुतली बन चुका था। अब वो खाने से पहले, पीने से पहले और कहीं जाने से पहले हर एक चीज़ की परमिशन लेता था बलबन से या फिर तुर्क अमीरों के अकॉर्डिंग। और जिस तरह से बलबन अपने शक्ति निर्माण को आगे बढ़ा रहा था, इसी शक्ति निर्माण को बढ़ाते हुए 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी में उसे उलुग खां की उपाधि दी गई, जो कि उसे सुल्तान ने दी थी। उसके बाद उसे नायब बनाया गया और उसके बाद फिर दिन आमिर हाजिब बनाया गया। तो इस चीज़ से क्या हुआ, बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपनी बेटी का शादी सुल्तान के साथ कर दी। अब चूंकि इससे उसकी शक्ति का नियंत्रण और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। अब हम देखेंगे इसी बीच इतनी सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, क्योंकि बलबन के हाथों में नियंत्रण था और बलबन काफ़ी कुछ सीख चुका था। इसी बीच शुरू हुआ एक संघर्ष जो कि 2 दलों के बीच हुआ था। एक दल में थे कुतुलुक और किस्लू खान। कुतुलुक बेसिकली तुर्क अमीरों का एक गढ़ था या फिर दल था, जिसमें किस्लू खान कुतुलुक खान के एक बहुत बड़े सपोर्टर के रूप में उभरे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम ग्रुप जो कि इंडियन था और जिनके जो नेता थे वो थे रिहान। तो रिहान ने अपनी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल किया और उसने क्या किया, बाबन को सबसे पहले तो नायब के पद से हटाया गया। उसके बाद फिर उसको हांसी, जो जहाँ पर उसे अख्ता मिला हुआ था, वो उसके पद से वहाँ पर भेजा गया सबसे पहले उसे, और उसे बेसिकली मतलब दिल्ली से दूर किया गया। और इस चीज़ का फ़ायदा, चूँकि बलबन अब जा चुका था दिल्ली से, तो जिस चीज़ का फ़ायदा तीनों को हुआ, कुतुलुक खान, किस्लू खान और रिहान को भी। अब जिस तरह से इन तीनों को फ़ायदा हुआ, उसके बाद फिर उसने क्या किया, फिर से नए नायब, वज़ीर और इस तरह के जो भी पद खाली हुए थे वो सारे पद फिर से भरे गए। वज़ीर बनाया गया जुनैदी को और नायब बनाया गया किस्लू खान को और रिहान बना वकीलेदार। उसके वकीलेदार बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। रिहान बेसिकली इंडियन था और ये पहले हिंदू हुआ करता था, बाद में इसने अपना धर्म परिवर्तन कराया था, जिस वजह से कई इतिहासकार इसे हिंदू धर्मी और अधर्मी वगैरह कहते हैं, जो कि जितने भी इतिहासकार थे वो बेसिकली मुस्लिम थे, जिस वजह से वो सारे ये सब बड़ा करते रहते हैं। तो इस चीज़ से जिस तरह से रिहान, पहला तो वो तुर्की नहीं था, दूसरा हिंदुस्तानी था। अब चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला कोई मुस्लिम हो या फिर हिंदू, तुर्की दोनों से ही घृणा करते थे। तब चूंकि रिहान गद्दी पर था फिलहाल, तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए, जो कि बलबन के द्वारा जो भी लोग बिठाए गए थे गद्दी पर या फिर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी, उन सारी चीज़ों को या तो चेंज कर दिया गया या फिर उन्हें हमेशा के लिए उखाड़ करके फेंक दिया गया। जो भी अक्ताएँ थी जो उनके भाई को दी गई थी वो उनसे वापस ले ली गई। उनके भाई की जो अक्ता थी वो बेसिकली तबर हिंद में थी,
जो कि उसके भाई से छीन ली गई। और इन सारी चीज़ों के अलावा मिनहाजुल सिराज जो कि इतिहासकार हैं, उन्हें भी काजी के पद से हटा दिया गया था। तो मिनहाज बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिहान के ख़िलाफ़ बोलते, उन्हें अधर्मी घोषित करते हैं, और इन अधर्मियों के अलावा बहुत सारी आलोचनाएं रिहान की हुई हैं, तो जो कि बेसिकली नागवारा दिखती हैं, क्योंकि इसे जॉब से निकाला गया था मिनहाज को, जिस वजह से उसने ये सारी बातें लिखी थी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चूँकि रिहान इंडियन था, तो जिस चीज़ से तुर्कियों के अंदर ये चीज़ काफ़ी टाइम से खटक रही थी कि कोई इंडियन आदमी तुर्क अमीरों के सल्तनत में इतना ऊंचा पद कैसे प्राप्त कर सकता। तो इस चीज़ से तुर्क अमीरों को बहुत ज़्यादा जलन थी, और वो चाहते थे कि रिहान को किसी तरह से हटा दिया जाए। और इस चीज़ का फ़ायदा मिला बलबन को। अब जब ये बलबन को ये सारी चीज़ें पता चली, तब बलबन ने क्या किया, तुर्क सरदार को अपनी तरफ मिला लिया, और अपने साइड करने के बाद उसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के चक्कर में वो तबरहिंद पहुंच गया, और तबरहिंद में जितने भी आसपास के जो अक्ता के लोग थे, वो सभी इसके समर्थन में आ गया। और जिस चीज़ की वजह से क्या हुआ, बलबन युद्ध चाहता था, और रिहान चाहता था कि इस तरह से युद्ध करके बलबन को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो बलबन एक तरफ खड़ा था रिहान को हराने के लिए, दूसरी तरफ रिहान चाहता था कि सुल्तान युद्ध करे, लेकिन सुल्तान को पता था कि उसे किस तरह से जीना है। तो उसने क्या किया, इस चीज़ से सीधा इनकार कर दिया, और उसने क्या किया, सुल्तान ने डिक्लाइन करने के बाद रिहान को फायर कर दिया। यानी कि अमीर तुर्कों से बात करने के बाद सुल्तान ने रिहान को उसके पद से हटा दिया, ताकि जितने भी तुर्क अमीर हैं वो सभी शांत हो जाएं, और बलबन को दोबारा से नायब बना दिया जाए। अब अगर बलबन नायब बन जाता है, तो तुर्क अमीरों का सपोर्ट उसके साथ फिर से बना रहेगा। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हो गई, और रिहान जिसे काफ़ी दूर पहुंचा दिया गया था, तो वो बहराइच में जब चल रहा था, उसी बीच वो गिर करके मर गया। अब हो सकता है उसे मरवाया गया हो। अब हम देखेंगे बलबन के बारे में, थोड़े से उनकी कैटेगरी या फिर पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि नासिरुद्दीन शाह के बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया वो बेसिकली कठपुतली बन चुका था बलबन के हाथों की और तुर्क अमीरों की। तो नायब के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। बलबन को नायब बनाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, बलबन के रास्ते में दो कांटे थे। पहला कुतुलुक खान, तो उसे उसने क्या किया, लखनौती 1257 ईस्वी में भेज दिया गया, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब हो सकता है उसे वहाँ पर मरवाया गया हो, वो अलग बात है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। तो कुतुल खान जो पहला कांटा था लखनौती, बेसिकली उस वक्त ये जो लखनौती है, अभी के बंगाल को उस वक्त लखनौती कहा जाता था। दूसरा जो कांटा था वो किस्तो खान था, जो कि 1259 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई। और इन सारी चीज़ों के बाद 1259 के बाद के जितने भी जो भी घटनाएं घटी हैं, वो 6 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड के बीच में कोई भी एविडेंस इतिहासकारों को नहीं मिले हैं। और इस टाइम पे बलबन ने क्या किया, कैसे किया, और किस तरह से प्रशासन व्यवस्था को संभाला, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी इतिहासकारों को अवेलेबल नहीं है, और ना ही हमें पता है। तो अच्छा ही है यार, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद से इस 6 सालों में बलबन के बारे में इतिहासकार ये कहते हैं कि उसने जो चालीसा, यानी कि तुर्क अमीरों के जो 40 दल थे, उन सभी को इसने खात्मा कर दिया, और बेसिकली उनके पूरे के पूरे दल को उखाड़ फेंका गया। और इस तरह से शमशुद्दीन इल्तुतमिश की जो राजवंश या फिर वंश था, वो बिल्कुल भी यहीं पर आकर ख़त्म हो गया। और उसके बाद बलबन सर्वसत्ताधिकारी या फिर सर्वशक्तिमान बनकर उभरा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, चूँकि बलबन के बारे में मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि बलबन से रिलेटेड उसके कैरेक्टर, और उसके जो भी कैरेक्टर जिस तरह से बिल्ड हुआ था, और किस तरह से शासन व्यवस्था को संभाला, उसके प्रति जो भी संघर्ष या फिर जो भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आई, उन सारी चीज़ों को उसने किस तरह से हैंडल किया,
इन सारी चीज़ों पर मैं एक वीडियो कल बनाने की कोशिश करूँगा, कल नहीं तो परसों पक्का बना करके दे दूँगा आपको, अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो जाए। अब हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यूज़ के इम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कम हो, लेकिन जानने में क्या हर्ज बनता है, वो मैं छोटे छोटे मतलब ब्रीफ की तरह से बता दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आराम से आप समझ लो, इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है।